नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का काव्य शास्त्र की दूसरी क्लास में। जिन लोगों ने काव्य शास्त्र की पहली क्लास नहीं की है वह प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी पढ़ लें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ये रामबाण आधारित वन लाइनर नोट्स हैं। काव्य शास्त्र में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, वही प्रश्न बार बार आते रहते हैं, तो इसलिए आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले निवेदन है साथियों, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने के लिए की सामर्थ्य को कहते हैं शब्द शक्ति। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आता है? 3 प्रकार से। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी? विश्वनाथ ने। शब्द शक्ति का एक अन्य नाम यह भी है वृत्ति। शब्द शक्ति के लिए आचार्य मम्मट ने किस शब्द का प्रयोग किया? व्यापार का। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? 3। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का रचना काल है 9वीं शताब्दी। ध्वनि निर्भर है व्यंजक शब्द पर। ध्वनि सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? शैव दर्शन पर। ध्वनि काव्य के भेदों का आधार क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भाव के आधार पर कितने भेद माने जाते हैं? 8 भेद माने जाते हैं। जहाँ काव्य में एक ही स्थान पर अनेक भावों का सम्मिश्रण होता है वहाँ भाव के आधार पर ध्वनि होती है भाव सबलता। भावाभास ध्वनि काव्य वह है जहाँ भावों का अनुचित वर्णन हो। जब काव्य में किसी गुरु का शिष्य द्वारा अपमान का वर्णन हो वहाँ भाव के आधार पर ध्वनि काव्य होगा रसाभास। गुणीभूत ध्वनि काव्य के कितने भेद हैं? 8। गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट वाच्यार्थ होता है। आनंदवर्धन के अनुसार अधम काव्य है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। नाटक में अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य। औचित्य को काव्य का जीवन या प्राण मानना उचित नहीं है, किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, ये परिभाषा आचार्य जगन्नाथ ने दी है, पंडित राज जगन्नाथ ने। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार की यह परिभाषा आचार्य दंडी ने दी है। साथियों, डी धर्मान, इसका ट्रिक लगा सकते हैं, धर्मान डी, दंडी का डी, और परीक्षा में आपको आसानी हो जाएगी। ऐसे ही प्रतिपादका का है तो यहाँ पंडित राज जगन्नाथ का पा और इसका प्रा, ऐसे करके आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। सैषा सर्वत्र वक्रोक्ति नाथो विभाव्यते, पंक्ति किस आचार्य की है? आचार्य भामह की है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थो काव्यम, यह परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य कुंतक की है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य लक्षण की यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, काव्य लक्षण की यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है। जैसा कि आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का नाम यहाँ पर मुश्किल लगता है, लेकिन इन्होंने भी परिभाषा दी है। तो साथियों, ऐसे लोगों को जरूर याद रखें जो विशेष है। कौन पाश्चात्य विद्वान काव्य को जीवन की आलोचना मानते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड। कल्पना की अभिव्यक्ति ही काव्य है, काव्य लक्षण की यह परिभाषा पीबी शैली ने दी है। काव्य उत्पत्ति के कारण ही हेतु कहलाते हैं। शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा, काव्य हेतु के संबंध में उक्ति किसकी है? मम्मट की है। प्रतिभा को कारित्री और भावित्री नाम से विभाजित करने वाले विद्वान राजशेखर हैं। उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति,
व्युत्पत्ति की उक्त परिभाषा किसने दी है? राजशेखर। काव्य की उत्पत्ति के कारण काव्य शास्त्र में कहलाते हैं काव्य हेतु। आचार्य भरत मुनि ने संकेत रूप से प्रमुख काव्य प्रयोजन क्या माना है? लोकहित। पुरुषार्थ, चतुष्टय व कलाओं में कुशलता, कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन मानने वाले आचार्य हैं आचार्य भामा। किस आचार्य के काव्य प्रयोजन भेद को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? आचार्य मम्मट के। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है? 6 की। आचार्य मम्मट ने सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन माना है आनंदोपलब्धि को। आनंद की उपलब्धि को आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन माना है। रीतकालीन कवि देव ने किस काव्य प्रयोजन को सर्वाधिक महत्व दिया? यश को। अवमन जानी कबित अस्कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। उपर्युक्त पंक्तियों में किस काव्य प्रयोजन की ओर संकेत है? यश प्राप्ति की ओर। लोंजाइनस के अनुसार काव्य प्रयोजन है आनंदोपलब्धि। जायसी द्वारा पद्मावत काव्य लेखन का प्रमुख प्रयोजन है यश की प्राप्ति। काव्यम यशस् अर्थ करते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्यः पर निवृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन की उक्त परिभाषा दी है आचार्य मम्मट ने। काव्य कला भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। काव्य लक्षण की उपयुक्त परिभाषा अरस्तु ने दी है। कौन सी काव्य की परिभाषा आचार्य हेमचंद द्वारा दी गई है? अदोषो सगुणो सालंकारो च काव्यम। काव्यम ग्राहम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः सदोष गुणालंकार हीना दानाभ्याम। काव्य लक्षण के संबंध में यह परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य वामन की। अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुस्मरण। माफ कीजिएगा, पुनः पढ़ते हैं। जयदेव की परिभाषा है अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थवन लंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुस्मरण मनलंकृति कस्माद अनुस्मरण मन लंकृति। काव्य लक्षण की यह परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य जयदेव की। किस आलोचक का मत है? रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र और छंद इन तीनों का समन्वित रूप ही कविता है? डॉक्टर नगेंद्र का। सौंदर्य की लयात्मक अनुभूति ही काव्य है। सौंदर्य की लयात्मक अनुभूति ही काव्य है। काव्य लक्षण की यह परिभाषा दी है एडगर एलन पो ने। छंदोबद्ध भाषा में भाव कल्पना की आनंदमय अभिव्यक्ति ही काव्य है। काव्य लक्षण की यह परिभाषा की पाश्चात्य विद्वान ने दी है प्रोफेसर कोर्टहॉफ ने। आचार्य दंडी ने काव्य का प्रमुख हेतु माना है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतु पर विचार करने वाले प्रथम भारतीय आचार्य हैं भामा। अमद अभियोग का तात्पर्य है अभ्यास। अभुक्त एवं अतृप्त काम वासना ही काव्य निर्माण का मूलभूत हेतु है। उपयुक्त कथन किसका है? फ्रायड का। कवित्व बीजम प्रतिभावानम कवितस्व बीजम, इस कथन के प्रतिपादक हैं वामन। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यद्य वेक्षणात् काव्य यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु स्तुब्धवे। उक्त काव्य हेतु प्रतिपादित करने वाले विद्वान हैं मम्मट। इतनी कठिन कठिन परिभाषाएं साथियों दिया है इन्होंने। कोई एक कीवर्ड बनाइएगा और उससे आपको ये याद रहेगा। मानसिक विक्षिप्तता को काव्य हेतु मानने वाले विद्वान हैं
प्लेटो। कौन सा काव्य हेतु एक जन्मजात गुण है? प्रतिभा। किस आचार्य ने केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु स्वीकार किया है? जगन्नाथ। जगन्नाथ से तात्पर्य यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ से है। किसी भी साहित्यकार द्वारा रचना कार्य के जो उद्देश्य होते हैं काव्य शास्त्र में क्या कहलाते हैं? काव्य प्रयोजन। ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु माना है प्लेटो ने। वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है। यह सिद्धांत इनमें से किस विचारक का है? फ्रायड का है। किस विचारक ने अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को काव्य हेतु माना है? एडलर ने। जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया है? होरेस का नवशास्त्रीयतावाद। काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन किसने माना? भामह एवं कुंतक ने। कीर्ति प्रीति हेतुत्वात् किसने कहा है? वामन ने कहा है। किस कवि ने आत्मानुभवसार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है? कबीर ने। सर्वहितकारी भावना को प्रयोजन किसने माना? तुलसी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किसे काव्य प्रयोजन माना है? ज्ञान का विस्तार और आनंदानुभूति को। मानव हृदय के समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन है। यह कथन महादेवी का है, महादेवी वर्मा का। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया? राजशेखर ने। काव्य हेतु का सही अर्थ है काव्य रचना का कारण। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्यांग का। एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना? राजशेखर ने। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 2 भेदों का। भावित्री प्रतिभा किसमें होती? पाठक या सहृदय में। प्रतिभा को नवनवीन में शालिनी प्रज्ञा किसने कहा? भट्टतौथ ने। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा इनमें से किसने कहा? अभिनवगुप्त ने। मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? शक्ति शब्द का प्रयोग प्रतिभा के लिए मम्मट ने किया। काव्य शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य भरत मुनि को। नाट्य शास्त्र का रचयिता आचार्य भरत मुनि है। काव्य शास्त्र के लिए सबसे पहले किसने काव्य शास्त्र नाम दिया? आचार्य भोजराज ने। राजशेखर ने काव्य शास्त्र का जनक किसे माना है? नंदिकेश्वर को। काव्य शास्त्र के लिए काव्य लक्षण संज्ञा का प्रयोग करने वाले आचार्य थे आचार्य दंडी। किस आचार्य ने काव्य शास्त्र को साहित्य विद्या नाम दिया था? आचार्य राजशेखर ने। भारतीय काव्य शास्त्रीय चिंतन की परंपरा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 4 कालों में। भारतीय वाङ्मय का आधार कौन सी भाषा है? संस्कृत। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति का सूत्र किस ग्रंथ में है? नाट्यशास्त्र में है। ध्वनि के आधार पर भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 3 कालों में। ध्वनि पूर्व युग, ध्वनि युग, ध्वनि पश्चात युग। आचार्य भामा का काव्य ग्रंथ है काव्य अलंकार। भामा के काव्यालंकार ग्रंथ भामा विवरण नामक टीका किसने लिखी? आचार्य उद्भट ने लिखी है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को नाट्यवेद की संज्ञा किसने दी? अभिनवगुप्त ने। आचार्य दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श। आचार्य वामन का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया? आचार्य वामन ने। कौन सा ग्रंथ आचार्य उद्भट का है? काव्यालंकार सार संग्रह। वक्रोक्त जीवितम काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य कुंतक। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य मम्मट।
भरत मुनि ने किस रस को मान्यता नहीं दी है? शांत रस को मान्यता उन्होंने रस ही नहीं माना है। आचार्य विश्वनाथ का स्थिति काल है 14वीं सदी। भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है 10। आचार्य मम्मट का स्थिति काल है 11वीं सदी। कौन आचार्य बादशाह शाहजहां के आश्रित कवि थे? पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के आश्रित कवि थे। भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या मानी है 10। हिंदी रीत परंपरा के प्रथम कवि हैं कृपाराम। काव्य शास्त्र के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भर्तृहरि ने। कृपाराम का ग्रंथ हित तरंगड़ी का प्रमुख विषय है नायिका भेद। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार की यह परिभाषा किसकी है? आचार्य दंडी की। नाट्यशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? षट शास्त्री संहिता नाम से। 10 रूपक की टीका अवलोक के नाम से किसने लिखी? धनिक ने। धनंजय के भाई हैं धनिक। सूरदास की सर्वाधिक विवादास्पद रचना है साहित्य लहरी। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार। संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? प्रभाव संकलन की। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? कॉलरिज का। टी.एस. एलियट के आलोचना ग्रंथों का सही क्रम है द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन टी.एस. एलियट का है। लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. एलियट, आई.एस. रिचर्ड नहीं है, आई.ए. रिचर्ड्स है। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड और टी.एस. एलियट। कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सैमुअल टेलर कॉलरिज 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, ऑस्कर वाइल्ड और आई.ए. रिचर्ड्स। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? जयवादी सिद्धांत। यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? प्लेटो से। प्लेटो के काव्य संबंधी विचार मुख्यतः किन कृतियों में उपलब्ध है? आयोन तथा रिपब्लिक में। कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। यह कथन प्लेटो का है। किसने घोषित किया आदर्श गणराज्य में कवियों को कोई स्थान नहीं है? प्लेटो ने। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में सम्मान मिलना चाहिए दार्शनिकों को, गणितज्ञों को, संगीतज्ञों को। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन प्लेटो का है। किसने प्रतिपादित किया कि काव्य समाज के लिए हानिकारक है? जिसका आधार ही मिथ्या है यह उपयोगी कैसे हो सकता है? यह कथन प्लेटो का है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में माइमेसिस डपऊ में पद्य शब्द का हिंदी अनुवाद है अनुकरण। ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है साथियों, फिर भी अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं इसको पिन कर दूंगा। एक बार आप लोग भी चेक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रूप की दृष्टि से प्लेटो के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव है भय और करुणा। काव्य रचना की जगह ऊन कातना अधिक उपयोगी है, यह कथन कंपे का है। अरस्तु ने किस काव्य
रूप को अनुकरणात्मक माना है? अरस्तु ने किस काव्य रूप को अनुकरणात्मक माना है? कॉमेडी को। अरस्तु ने ट्रेजेडी के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में उनका कौन सा सिद्धांत उद्घाटित हुआ? विरेचन सिद्धांत। काव्य में त्रासदी तत्व की सबसे पहले व्याख्या किसने की? अरस्तु ने की है। कैथारसिस, ये कुछ गड़बड़ छप गया है, हिंदी कृत रूप है विरेचन, इसे छोड़ देते हैं। अरस्तु ने कलाकार की तरह कवि को माना है? अनुकर्ता। अरस्तु ने काव्य को किसके समतुल्य माना है? संगीत कला के। अरस्तु का अनुकरण संबंधी दृष्टिकोण है सौंदर्य शास्त्र। अरस्तु ने महाकाव्य में सर्वाधिक महत्व किसे दिया? उदात्त मानव चरित्र को। काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है, यह कथन अरस्तु का है। काव्य का कौन सा अनुकार आदर्शात्मक है, जैसा वह होना चाहिए? अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का उल्लेख किसके संदर्भ में किया है? ट्रेजेडी। त्रासदी के ही द्वारा भावों को जागृत करके विरेचन पद्धति के माध्यम से मानव मन का परिष्कार होता है, यह कथन अरस्तु का है। कवि व्यक्तित्व के आधार पर अरस्तु के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। साहित्य में विरेचन, फिर से वही प्रश्न आ गया, इसे छोड़ते हैं। प्लेटो ने काव्य पर वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया था। इसका खंडन करने के लिए अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विरेचन सिद्धांत का। अरस्तु से पूर्व ग्रीक में काव्य हेतु था दैवी प्रेरणा। अरस्तु के अनुसार जो कवि गंभीर एवं उदात्त होते हैं वे किस प्रकार के काव्य की रचना करते हैं? वीर काव्य की रचना करते हैं। अरस्तु के अनुसार जो कवि क्षुद्र एवं विनोदी होते हैं वे रचते हैं व्यंग्य काव्य। काव्य के संबंध में जो भी उचित हो उसको ग्रहण कर लेना और जो अनुचित हो उसे त्याग देना कौन सा वाद है? औचित्यवाद। जो उचित हो उसे ग्रहण करिए और जो अनुचित हो उसे त्याग दीजिए, ये औचित्यवाद है। होरेस ने काव्य हेतुओं में प्रमुख माना है प्रतिभा को। होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत है औचित्य सिद्धांत। कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स एबॉट मैकलीन हिस्लर ने। कला के लिए कला का सबसे बड़ा समर्थक है क्रोचे। आज के लिए साथियों इतना ही। मिलेंगे काव्य शास्त्र की तीसरी क्लास में कल। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब